ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे उसके साथी अधमरी हालत में जंगल में मरने के लिए अकेला छोड़ जाते हैं। दरअसल ये व्यक्ति और उसके समूह के बाकी सभी लोग जंगल में जानवरों की खाल को निकाला करते हैं, जिसको बेचकर ये पैसे कमाते हैं। मगर एक दिन इस जंगल में कुछ ऐसा होता है जिससे इस व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इस कहानी की शुरुआत में हमें सन 1823 का समय दिखाया जाता है, जब एक बहुत बड़े घने जंगलों के बीचों बीच 45 लोगों का ग्रुप जानवरों का शिकार कर रहा होता है और ये लोग जानवरों का शिकार करके उसकी खाल निकालकर उसका व्यापार किया करते हैं। अब एक दिन जब इस ग्रुप के बाकी सभी लोग इसी जंगल में होते हैं तो इनके ऊपर जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हमला कर देते हैं और इस हमले से समूह के बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं। दरअसल इन आदिवासी लोगों ने इनके ऊपर हमला इसलिए किया होता है क्योंकि इन आदिवासियों के सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और इसी वजह से इस आदिवासी कबीले को लगता है कि सरदार की बेटी को इन्हीं लोगों ने अगवा किया है, इसीलिए ये इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इस समूह के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। अब इनके पूरे समूह में सिर्फ 10 लोग ही बचे होते हैं और वो किसी तरह से इस कबीले से बचकर नाव में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। मगर इन सभी के ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा होता है क्योंकि इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है ये पूरा इलाका उन्हीं आदिवासी कबीले का है और वो नदी में इनकी नाव को कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, इसीलिए वो इनके ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। अब इन लोगों को इस मुश्किल की घड़ी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। इस समूह का एक आदमी जिसका नाम ग्लास होता है वो कहता है कि हमें इस नाव को यहीं छोड़कर जमीन के रास्ते आगे चलना चाहिए। मगर ग्लास की इस बात से इनके समूह का एक आदमी सहमत नहीं होता। वो ग्लास से कहता है कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वो लोग हम सबको जल्दी ही मार देंगे और जमीन का रास्ता काफी लंबा है, इसीलिए हमें अपने घर पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। पर इस समूह का जो कैप्टन होता है वो कहता है कि ग्लास इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता है, इसीलिए ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हम सभी को हमारे घर सुरक्षित पहुंचाए। और इसी वजह से अब ये लोग जमीन के रास्ते आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और अपनी नाव से उतरकर उसे खुला छोड़ देते हैं ताकि कबीले के लोगों को जब हमारी नाव मिले तब तक हम उनसे बहुत ही दूर निकल चुके हों। आगे जाने से पहले ये सभी लोग अपनी खालों को नदी के किनारे पड़े पत्थरों के नीचे छिपा देते हैं ताकि बाद में जब कभी ये यहाँ पर दोबारा वापस आए तो इनको खाल सही सलामत मिल सके। और अब ये सभी लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, पर इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और वो ये होती है कि यहाँ की ठंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और इन लोगों का सफर भी कई हफ्तों का होता है। इसीलिए इन सभी लोगों को इस खतरनाक ठंड का सामना करते हुए अपने आगे के रास्ते जाना होगा और ये लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जब रात होती है तो इसी जंगल में सो जाते हैं। पर अगली सुबह आदिवासी इनकी नाव तक पहुंच जाते हैं मगर उनको नाव में कोई भी नहीं दिखता। इसी कारण से आदिवासी जान जाते हैं कि वो लोग जमीन के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। तब आदिवासी में से एक आदमी बाकी लोगों से कहता है कि उन लोगों के पैरों के निशान उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, इसीलिए ये लोग उत्तर दिशा की ओर जाने का फैसला करते हैं। अब ये लोग उत्तर दिशा की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं और पूरा दिन चलने के बाद ये रात को इसी जंगल में रुकते हैं, वह यहीं पे सो जाते हैं। सुबह होते ही सबसे पहले ग्लास उठता है और वो अपनी बंदूक उठाकर इस एरिया के आसपास चेकिंग करने चला जाता है। पर यहाँ पे ग्लास को लगता है कि उसके आसपास कोई है, इसीलिए ग्लास उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। मगर ग्लास को सामने भालू के कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, पर अचानक से एक भालू उसके ऊपर हमला कर देता है। उसकी बंदूक हाथ से छूट जाती है और भालू ग्लास को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ग्लास को बुरी तरह से जख्मी करने के बाद भालू उसको छोड़कर जाने लगता है। तब ग्लास किसी तरह से बंदूक को उठा लेता है, पर वो भालू फिर से ग्लास के ऊपर हमला कर देता है। मगर इस बार ग्लास भालू को गोली मार देता है, मगर उस गोली का भालू के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता और वो दोबारा ग्लास के ऊपर हमला कर देता है, जिससे ग्लास बिल्कुल अधमरा हो जाता है। अब भालू फिर से ग्लास से दूर चला जाता है, मगर वो तीसरी बार ग्लास के ऊपर हमला कर देता है और जब भालू ग्लास को घायल कर रहा होता है तब ग्लास भी भालू के ऊपर बुरी तरह चाकू चला रहा होता है, जिसकी वजह से भालू भी काफी घायल हो जाता है। तभी वो दोनों एक ढलान में गिर जाते हैं और भालू ग्लास के ऊपर आकर गिर जाता है, पर अब भालू मर चुका है। अब ग्लास की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उस भालू ने ग्लास का गला पूरी तरीके से फाड़ दिया है। इसके अलावा भालू ने ग्लास को बहुत गहरे गहरे जख्म दिए हैं, इसीलिए ग्लास दर्द के मारे तड़प रहा होता है। मगर अब तक ग्लास के साथी भी उस तक पहुंच जाते हैं और उन्हें भालू के नीचे दबा हुआ ग्लास दिखाई देता है। तब वो लोग इस भालू को उसके ऊपर से हटा के अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद ये लोग ग्लास के गले को सिलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसका गला पूरी तरह से फटा होता है। साथ ही ग्लास का पैर भी टूटा हुआ है, इसीलिए ग्लास के साथियों को लगता है कि ग्लास अब थोड़ी देर में ही मर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इन कबीले के लोगों के पास इनकी बहुत सारी जानवरों की खालें होती हैं और वो कुछ लोगों से जानवरों की खाल के बदले उनसे बंदूकें और उनके घोड़े ले लेते हैं। यानी ग्लास और उनके साथियों की जान का अब और ज्यादा खतरा होता है क्योंकि ये आदिवासी उन तक अब शायद बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। इधर ये लोग ग्लास के लिए एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाते हैं और उस पर ग्लास को लिटा के आगे बढ़ने लगते हैं, मगर उनके सामने एक पूरा चढ़ाई का रास्ता होता है और ग्लास को लेकर ऊंचाई पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए कैप्टन ग्लास के ऊपर कपड़ा रखवाता है और ग्लास को मारने वाला होता है क्योंकि ग्लास दर्द के मारे कराह रहा होता है।
लेकिन तभी ग्लास का बेटा सामने आ जाता है। ग्लास का बेटा कैप्टन से ऐसा करने के लिए मना कर देता है और कैप्टन को उसके ऊपर दया आ जाती है, क्योंकि अभी तक ये सभी लोग उसके पिता की वजह से ही जिंदा है। वो बाकी साथियों से कहता है कि जो भी ग्लास के पास रुकेगा उसको $70 इनाम दिए जाएंगे। दरअसल कैप्टन चाहता है कि ग्लास को नेचुरल डेथ मिले और उसके मरने के बाद बाकी लोग उसका अंतिम संस्कार करके वापस आ जाएं। तब ग्लास का बेटा कहता है कि मैं अपने पिता के साथ रुकूंगा। वहाँ पर एक लड़का और होता है और वो भी ग्लास के साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है, और इनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम फिट्ज होता है वो भी ग्लास के साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए ये तीनों लोग ग्लास के साथ ही रुक जाते हैं और समूह के बाकी सभी लोग आगे निकल जाते हैं। ग्लास की हालत अब बहुत ज्यादा खराब होती है। एक शाम को फिट्ज ग्लास से कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं, तुम्हारे कारण हम सबकी जान चली जाएगी, पर तुम सिर्फ अपनी जान देकर अपने बेटे की, मेरी और सबकी जान बचा सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर आदिवासी पहुंच गए तो वो हम सबको मार देंगे। वो ग्लास से कहता है कि मैं तुम्हारा मुंह और तुम्हारी नाक अब बंद करने वाला हूँ, तुम अपनी आंखें झपकाओ और मुझे ये करने की अनुमति दो। लेकिन ग्लास अपनी पलकें नहीं झपकाता, क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता है। इसीलिए फिट्ज उसका मुंह बंद करके उसको मारने लगता है और ग्लास तड़प रहा होता है। पर तभी ग्लास का बेटा पीछे से आकर अपनी गन को फिट्ज के सिर पर मार देता है, जिससे फिट्ज बहुत दूर जाकर गिरता है। तब फिट्ज ग्लास के बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि मैं उसको इसलिए मार रहा था क्योंकि इससे तुम्हारी और हम सबकी जान बच सकती है। मगर ग्लास का बेटा फिट्ज की बात नहीं सुनना चाहता और वो उसके ऊपर गन तान देता है, पर फिट्ज ग्लास के बेटे से गन छीन लेता है और उसे चाकू से मार देता है। ग्लास अपने बेटे को मरता हुआ अपनी आंखों से देखता है, मगर वो चाह कर भी अपने बेटे की जान नहीं बचा सकता, क्योंकि उसका गला पूरी तरह से कटा हुआ है और उसके पैर भी टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं सकता। अब फिट्ज ग्लास के बेटे को मारने के बाद उसको एक ढलान में छुपा देता है, ताकि जब वो तीसरा लड़का आए तो उसे ग्लास का बेटा ना दिख सके। और जब तीसरा लड़का वहां पर पहुंचता है तब ग्लास उस लड़के को नहीं बता पाता कि उसकी आंखों के सामने फिट्ज ने उसके बेटे को मार दिया है। अब रात हो जाती है और ये लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही फिट्ज उस लड़के के कान में कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसी कबीले के लोग हैं और वो इसी तरफ तेजी से आ रहे हैं। फिट्ज की इस बात को सुनकर वो लड़का काफी डर जाता है और वो फिट्ज से कहता है कि ग्लास का बेटा कहाँ है। तब फिट्ज उससे कहता है कि अगर वो जिंदा होगा तो हमें ढूंढ लेगा और हम तक पहुंच जाएगा। पर वो लड़का कहता है कि हमने कैप्टन से वादा किया था कि हम ग्लास के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करके वापस आएंगे। इतना सुनकर फिट्ज ग्लास को बुरी तरह खींचने लगता है, जिसकी वजह से ग्लास को असहनीय दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर घाव होते हैं और ग्लास दर्द से करा रहा होता है। फिट्ज ग्लास को एक गड्ढे में डाल देता है और वो उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। वो लड़का फिट्ज से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में फिट्ज कहता है कि आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा, और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम ग्लास का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करेंगे, तो मैं इसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। और वो ग्लास के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और उसके पीछे वो लड़का भी जाने लगता है। मगर उस लड़के का मन ग्लास को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं होता, पर अगर वो यहाँ से नहीं गया तो कबीले के लोग उसे मार डालेंगे। इसी कारण से वो लड़का ग्लास के पास अपनी बोतल रखकर फिट्ज के साथ चला जाता है, पर उसको नहीं पता होता कि फिट्ज ने उससे झूठ बोला है। यहाँ आसपास कोई आदिवासी नहीं होते। अब ग्लास इसी गड्ढे में होता है और वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है, लेकिन अब ग्लास अधमरी हालत में उस गड्ढे से निकलकर रगड़ता हुआ अपने बेटे के पास पहुंचता है और अपने मरे हुए बेटे के ऊपर सिर रख के काफी देर तक लेटा रहता है। अब ग्लास को बहुत भूख लगी होती है, इसीलिए वो रगड़ता हुआ एक मछली के कंकाल के पास पहुंचता है। ग्लास इस कंकाल से एक हड्डी निकालता है जिसमें कुछ सूखा हुआ मांस होता है और ग्लास उस सूखे हुए मांस को खाता है। जिसके बाद वो रगड़ता हुआ पास ही की एक पहाड़ी पे जाता है, जहाँ से उसे नीचे एक नदी दिखाई देती है और ग्लास रगड़ता रगड़ता किसी तरह उस नदी तक भी पहुंच जाता है। मगर जब वो पानी पीता है तब पानी उसकी गर्दन से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्लास की गर्दन पूरी तरह से कटी हुई है। अब ग्लास के पास आग जलाने के लिए कुछ बारूद होता है और वो उसी बारूद को अपने कटे हुए गले पर लगा लेता है, जिसके बाद वो अपने गले पर आग जला देता है ताकि उसके घाव चिपक जाएं। जब उसके गले पर आग लगती है तो उसे बहुत दर्द होता है और ऐसा करने से ग्लास वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब ग्लास इस नदी के किनारे कई दिनों तक रहता है और वो यहाँ घास खाकर पानी पीकर किसी तरह अपने आप को जिंदा रखता है। पर एक रोज नदी के किनारे उस कबीले के लोग आ जाते हैं जो कि ग्लास को और उसके ग्रुप को कई दिनों से ढूंढ रहे होते हैं। पर इससे पहले कि ये कबीले के लोग ग्लास को मार देते, इससे पहले वो नदी में कूद जाता है और तैरता हुआ नदी के दूसरे किनारे पे निकलता है। ग्लास अब यहीं पे कई दिनों तक रहता है और उसके घाव भी अब पूरी तरह से भर चुके होते हैं, क्योंकि ग्लास को यहाँ पर रहते हुए अब कई दिन बीत चुके हैं। अब ग्लास लकड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा चलने भी लगता है। नदी के किनारे होने पर उसे पानी की कोई कमी नहीं होती, मगर उसके पास अभी भी खाना नहीं होता। ग्लास काफी दिनों से भूखा होता है। हालांकि वो कभी कदार नदी में मछलियों को पकड़ लेता है, जिससे वो सिर्फ जिंदा रह सकता है। अब रात को जब ग्लास सो रहा होता है तब उसे पास ही में आग की लपटें दिखाई देती हैं, और जब ग्लास उन आग की लपटों के पास पहुंचता है तो उसे दिखाई देता है कि किसी आदमी ने एक बहुत ही बड़ा शिकार किया हुआ है।
मगर वो व्यक्ति जैसे ही ग्लास को देखता है तो अपने हथियार से ग्लास को मारने वाला होता है, पर तभी ग्लास अपने दोनों हाथों को खड़ा करके सरेंडर कर देता है। वो उस आदमी को इशारे से समझाता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। ग्लास इशारा इसलिए करता है क्योंकि बोल नहीं सकता। ग्लास उस आदमी को इशारे से समझाता है कि मेरे समूह के लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया और उन्होंने मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। इस आदमी की भी हालत ठीक ग्लास की तरह होती है क्योंकि इसके भी पूरे परिवार को लोगों ने मार दिया होता है। इसीलिए इस आदमी को ग्लास के ऊपर दया आ जाती है और वो उसे खाने के लिए मांस का एक टुकड़ा दे देता है, जिसके बाद ये व्यक्ति ग्लास से कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। और इस आदमी के पास एक घोड़ा होता है जिस पे बैठकर ये दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिट्स और वो लड़का जो कि ग्लास को छोड़कर चले गए थे, उस लड़के को पता चल जाता है कि वहाँ आसपास कोई भी आदिवासी नहीं थे। फिट्स ने बस अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला था, इसीलिए उसको फिट्स के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है। पर फिट्स उस लड़के को अपनी बातों में उलझा लेता है और इसीलिए वो लड़का उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। ये दोनों जब एक गांव से होकर गुजर रहे होते हैं तब ये देखते हैं कि इस गांव के लोगों को किसी ने मार दिया होता है, पर इनकी नज़र यहाँ पर खड़े दो घोड़ों पे पड़ती है और वो इन्हीं घोड़ों पे बैठकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और वो काफी जल्दी अपनी मंजिल तक भी पहुँच जाते हैं। यानी जहाँ पर ये जाना चाहते थे अपने अड्डे पर वहाँ ये पहुँच जाते हैं। लेकिन इस जगह में एंटर होने से पहले फिट्स उस लड़के को बताता है कि तुम ग्लास वाली बात ग्रुप के लोगों को मत बताना, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो हम दोनों को मार देंगे। जिसके बाद वो दोनों लोग अंदर एंटर हो जाते हैं और ये दोनों लोग कैप्टन के पास पहुंचते हैं। कैप्टन उन दोनों को वादे के अनुसार $100 देता है, मगर वो लड़का पैसे लेने से मना कर देता है। पर फिट्स कैप्टन से कहता है कि सफर में जो हमारे साथ हुआ है शायद वो अभी भी भुला नहीं पाया है। इधर दूसरी ओर ग्लास उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे बर्फ का तूफान आ जाता है और ग्लास वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी बीमार होता है और उसके घाव भी सड़ रहे होते हैं। इसीलिए वो व्यक्ति इससे बचने के लिए एक लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी बनाता है और ग्लास के सभी कपड़ों को उतार कर उसे झोपड़ी के अंदर रख देता है। वो ग्लास के सामने आग जला देता है जिससे ग्लास के शरीर को गर्मी मिल सके। अब जब सुबह होती है तो ग्लास देखता है कि जिस आदमी की वजह से अभी तक वो जिंदा है वो आदमी यहाँ पर नहीं है। इसीलिए ग्लास उसे ढूंढना शुरू कर देता है और जब वो ढूंढता ढूंढता थोड़ी आगे पहुंचता है तो उसे दिखाई देता है कि किसी ने इस आदमी को फांसी पे चढ़ा दिया है। दरअसल ये फ्रांसीसी लोगों ने किया होता है। ग्लास जब उन फ्रांसीसी लोगों के घोड़ों के पास पहुंचता है तो वहां से वो देखता है कि फ्रांसीसी लोग एक लड़की के साथ गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए वो उस लड़की को फ्रांसीसी लोगों से बचा लेता है और घोड़ों पे बैठकर इन लोगों को मारता हुआ यहाँ से निकल जाता है। मगर अब ये लोग ग्लास के पीछे पड़ जाते हैं और ग्लास अपनी जान बचाकर आगे भागता ही रहता है। पर उसके आगे एक बहुत ही गहरी खाई होती है, मगर वो अब रुक नहीं सकता क्योंकि अगर वो रुका तो फ्रांसीसी लोगों के हाथों मारा जाएगा। इसीलिए ग्लास अपने घोड़े के साथ उस खाई में फांस जाता है और नीचे एक पेड़ से टकराकर जमीन में गिर जाता है। घोड़े की मृत्यु हो जाती है मगर ग्लास अभी भी जिंदा होता है। अब भले ही ग्लास उन फ्रांसीसी लोगों से बच गया हो, मगर अब वो इस खतरनाक ठंड से नहीं बच सकता क्योंकि ग्लास अभी तक जिस भालू की खाल को ओढ़कर जिंदा बचा था वो वहीं पे छूट गई होती है। इसीलिए ग्लास ठंड से बचने के लिए घोड़े के पेट से सारा मांस निकाल देता है और वो घोड़े के अंदर ही रात भर लेटा रहता है। अगली सुबह ग्लास फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ग्लास के समूह के लोग जो कि अपने अड्डे पर पहुंच चुके होते हैं, उनके पास एक आदमी आता है और वो इनसे मदद मांगता है, लेकिन ये लोग इसके बदले उससे पैसे मांगते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति के पास जितने भी पैसे होते हैं वो सारे पैसे इन्हें दे देता है और साथ में वो इन्हें एक बोतल भी देता है। मगर ये वही बोतल होती है जिसे ब्रिजर ने ग्लास को छोड़ते वक्त उसके पास रखी थी और इस बोतल को देखकर इन लोगों को लगने लगता है कि ग्लास का बेटा शायद अभी भी जिंदा है। इसीलिए इस आदमी से पूछा जाता है कि ये बोतल तुम्हें कहाँ से मिली। तब ये आदमी बताता है कि ये बोतल मुझे 30 माइल दूर से मिली है। इसीलिए वो ग्लास के बेटे को ढूंढने निकल पड़ते हैं और जब ये लोग उसी बोतल वाली जगह पे पहुंचते हैं तब वहाँ उन्हें ग्लास दिखाई देता है और ग्लास को देखकर कैप्टन और ग्रुप के बाकी सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अब ये समझ लिया था कि ग्लास अब मर चुका है पर ग्लास अभी भी जिंदा है। इसीलिए ये सभी लोग वापस अपने अड्डे पर आ जाते हैं ताकि ये फिट्स को अरेस्ट कर सकें। मगर फिट्स को पहले ही पता चल चुका था कि ग्लास अभी भी जिंदा है। इसीलिए वो इन ग्रुप्स के लोगों की तिजोरी का सारा पैसा लेके इनके आने से पहले यहाँ से भाग जाता है। इसीलिए अब कैप्टन ये डिसाइड करता है कि वो फिट्स को पकड़ने जाएगा क्योंकि उसने एक तो ग्लास के बेटे को मारा है और दूसरा उसने पैसे चुराए हैं। पर कैप्टन के साथ ग्लास भी जाने को कहता है और वो कैप्टन से कहता है कि ब्रिजर निर्दोष है क्योंकि उसे मेरे बेटे के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि फिट्स ने उससे झूठ बोला था। अब ये दोनों फिट्स के घोड़ों के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और काफी आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि घोड़ों के पैरों के निशान दिखना बंद हो चुके हैं। इसीलिए ये यहाँ से अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं और कैप्टन जब फिट्स को ढूंढ रहा होता है तब फिट्स एक चट्टान के पीछे से निकलता है और वो कैप्टन के ऊपर गन तान लेता है। कैप्टन उसे बताता है कि तुम्हारे ऊपर मर्डर का आरोप है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मगर फिट्स कैप्टन को गोली मार देता है और गोली की आवाज सुनकर ग्लास भी यहाँ पर आ जाता है, पर उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही फिट्स यहाँ से निकल चुका होता है। अब ग्लास एक लकड़ी को तोड़कर कैप्टन की पीठ पर लगा देता है जिससे कैप्टन की पीठ सीधी रहे, जिसके बाद वो कैप्टन को आगे वाले घोड़े पे बिठा देता है और अपना पीछे वाले घोड़े पर लाश बनकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है।
अब जब ग्लास आगे बढ़ रहा होता है तो फिट्स उसे देख लेता है। फिट्स को लगता है कि आगे वाले घोड़े पर ग्लास है और पीछे वाले घोड़े पे कैप्टन की लाश है, इसीलिए वो आगे वाले घोड़े पे कैप्टन को ग्लास समझकर उस पे गोली चला देता है, जिससे कैप्टन नीचे गिर जाता है। और जब फिट्स उसके पास जाता है तब वहाँ उसे ग्लास नहीं बल्कि कैप्टन दिखाई देता है। तब ग्लास पीछे से घोड़े से उठकर फिट्स के ऊपर बुरी तरह से गोलियां चलाने लगता है और एक गोली जाके सीधा फिट्स के कंधे पे लगती है, लेकिन फिट्स यहाँ से भागने में सफल हो जाता है और ग्लास उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसका पीछा करते करते वो एक नदी के पास पहुंच जाता है जहाँ इन दोनों की बहुत बुरी तरह से लड़ाई होती है और इस लड़ाई में दोनों लोग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। मगर तभी नदी के उस पार वही आदिवासी लोग आ जाते हैं जो कि इन्हें मारना चाहते थे। अब ग्लास जैसे ही फिट्स को मारने वाला होता है वैसे ही उसे उस व्यक्ति की याद आ जाती है जिसने उसकी मदद की थी, जिसने उसकी जान बचाई थी। और उस व्यक्ति ने ग्लास से कहा था कि प्रतिशोध लेना ईश्वर के हाथों में है, इंसान के हाथों में नहीं। इसीलिए ग्लास फिट्स को नहीं मारता मगर वह उसे बहते हुए पानी में छोड़ देता है। पानी में बहता हुआ फिट्स नदी के दूसरी तरफ खड़े आदिवासियों के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है तो वो लोग उसे मार देते हैं, जिसके बाद वो आदिवासी नदी को पार करके ग्लास की तरफ आ जाते हैं। मगर वो ग्लास को कुछ भी नहीं करते क्योंकि इन आदिवासियों को उनकी बेटी मिल चुकी होती है और ये वही लड़की होती है जिसे ग्लास ने उन फ्रांसीसी लोगों से बचाया था। इसीलिए ये लोग ग्लास को नहीं मारते हैं। पर अब ग्लास पूरी तरह से जख्मी होता है, लेकिन अब उसे उसकी वाइफ की आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी के साथ ही सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी।